हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे हैं। और जितनी भी सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई जा रही है उसका आपने बेहतर ढंग से रिवीजन किया होगा और रिवीजन कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से उछलते कूदते इस लाइव सेशन में आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार, मसालेदार, बहुत ही शानदार, जबरदस्त होने वाली है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर प्रोज में, और इस क्लास में वन शॉट रिवीजन चल रहा है जबरदस्त तरीके से अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस। इस चैप्टर को अगर आप एक बार देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल धुआंधार तरीके से सारी चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाली है। तो एक बार बेटा आप लोग जोर तरीके से थम्स अप कर दो। मेरा ऑडियो वीडियो आप तक बेहतर आ रहा है? ऑल इज क्लियर एवरीवन? कमेंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं शानदार जानदार सेशन के बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के साथ क्लास की। तो आइए बेटा, मोटिवेशन क्या है? काबिल बनने के लिए गिरना भी पड़ता है, क्योंकि जीत का असली मजा तब आता है जब कोई हार कर जीतता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि असली खुशी वही मिलती है जब आप असफलताओं के बाद सफलता को प्राप्त करते हैं, तो उस दिन आपके खुशी के आंसू बहते हैं। ठीक है, आप इतने मतलब खुशी के कारण आपके रूह कांपने लगती है, आपकी जो रोए हैं ये खड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप असफलता से सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं, उस दिन आप अपने को इतना बेहतर कंफर्ट महसूस करते हैं कि शायद दुनिया में वो चीज आपको दोबारा ना मिले मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए कहते हैं संघर्ष करते रहो, संघर्ष करते रहो, सफलता एक दिन कदम तुम्हारे चूमेगी, सफलता एक दिन कदम तुम्हारे चूमेगी और जरूर चूमेगी, ये वादा रहा मेरे प्यारे बच्चों। केवल आपको डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना है, सब बच्चों को जोड़ना है जबरदस्त तरीके से, और आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार सेशन को, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं, क्लास को शानदार बनाते हैं। तो बेटा आपके सामने क्या है कि हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ऑल पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, भारतीय संस्कृति की एकता। भारतीय संस्कृति, कल्चर का मतलब बेटा क्या होता है? संस्कृति। भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो लिखा है हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त लेख है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्योंकि ये एजुकेशंस के लिए, सिविलाइजेशंस के लिए, कल्चर के लिए, हमारे कस्टम्स के लिए ये चैप्टर में दिखाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक कौन है? तो आपके सामने ये दिख रहे हैं हुमायूं कबीर। कौन है भैया? ये है आपके हुमायूं कबीर। कितनी बेहतरीन पर्सनालिटी है, कितनी बेहतरीन पर्सनालिटी है। आज भी ये अभी जीवित है, अभी ये इनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन मतलब कहने का मतलब डेथ ना हो अच्छी बात है। ये ज़्यादा दिनों तक ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स हमारी धरती पर बने रहे, क्योंकि ये मोटिवेशन के प्रतीक हैं। इन्हीं से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं और इन्हीं प्रेरणाओं के दम से हम अपनी सफलता को अचीव कर जाते हैं। तो बेटा ये क्लास में है। तो हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट and a renowned politics thinker. He was a cabinet minister for scientific research and culture affairs during Nehru's prime ministership and Oxford. ठीक है, product, he had the product privilege of the being elected president of the Oxford University Students Union. The present piece is and the adopted version of Humayun Kabir lectures delivered in the Baroda University. The lecture focus on the glorious past of India culture and its rich heritage is preciously reflected Kabir's love and faith and the greatness of his motherland. बहुत ही प्यारी लाइनें यहाँ पर हैं अबाउट कबीर के बारे में। बेटा यहाँ पर मैंने जो अब कहा, ठीक है, इनकी, ठीक है, प्रधानमंत्री के समय के थे, तो ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टरशिप में। ठीक, तो बेटा यहाँ पर बात करते हैं। हुमायूं कबीर वॉज फेमस। फेमस का मतलब बेटा प्रसिद्ध। हुमायूं कबीर क्या है भैया? एक प्रसिद्ध। ठीक है, फेमस का मतलब बेटा क्या होता है? प्रसिद्ध। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसिद्ध जो है। पोइट, पोइट का मतलब क्या होता है? कवि। पोइट का मतलब क्या होता है बेटा? कवि। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है बेटा उपन्यासकार। इसका मतलब क्या होता है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यासकार। ठीक है, इसे हिंदी में उपन्यास के। एसेइस्ट का मतलब क्या होता है? निबंधकार। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? निबंधकार।
ठीक है, निबंधकार एंड रिनोन्ड पॉलिटिकल थिंकर्स, और जाने माने, रिनोन्ड का मतलब होता है जाने माने, ठीक है, राजनीतिक विचारक थे। पॉलिटिकल थिंकर का मतलब बेटा होता है राजनीतिक विचारक, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। ये ही वॉज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चर, वह जो है केंद्रीय मंत्री थे। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, केंद्रीय मंत्री थे फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, और ठीक है कल्चर अफेयर्स ड्यूरिंग द नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप, नेहरू के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के समय के ये जो है केंद्रीय मंत्री थे, किसके, वैज्ञानिक अनुसंधान और कल्चरल अफेयर्स के। एंड ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ही हैड प्राउड ऑफ प्रिविलेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट। एंड ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट मतलब ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, उसके ये जो है वहां के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया। इलेक्टेड का मतलब होता है बेटा चुना गया, ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव होता है उसमें इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। किसके रूप में चुना गया, प्रेसिडेंट के रूप में। The present piece in and the adopted version of हुमायूं कबीर lecture delivered in the बड़ोदरा यूनिवर्सिटी, जो प्रेजेंट टाइम में ये जो लेक्चर दिया गया है किसके द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा, ये बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में दिया गया। बड़ोदरा कहाँ पर है, गुजरात में। तो गुजरात में एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है ये लेक्चर दिया था, उसी लेक्चर का एक पीस है, एक टुकड़ा है, पीस का मतलब एक लेख है, ये जो लिया गया है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो वो है। तो द लेक्चर फोकसेस, लेक्चर जो है, जो लेक्चर है वो फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज, जो ये लेक्चर का फोकस है वो भारत के ऐतिहासिक, ठीक है, पुराने समय के भारत की संस्कृति, उसके ऐतिहासिकता को बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने फोकस किया। एंड रिच हेरिटेज, और बहुत बड़ी एक रिच हेरिटेज, विरासत के बारे में इन्होंने, हेरिटेज का मतलब बेटा हो विरासत, इसका मतलब बेटा क्या होता है, विरासत, ठीक है, विरासत, एक बहुत बड़ी विरासत के बारे में उन्होंने इस लेक्चर को फोकस किया था। इट प्रिसीवली रिफ्लेक्ट द कबीर लव, यह ज्यादातर जो है कबीर के प्रेम पर आधारित है। एंड फेथ ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि की, ठीक है, ग्रेटनेस, महान महत्ता को दिखाने के लिए यह कबीर ने जो है, हुमायूं कबीर, कौन भैया, हुमायूं कबीर ने ये लिखा था। अब बेटा ये आपके एग्जाम में इससे किस तरह से क्वेश्चंस आएगा कि कबीर जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए थे, भाई कब किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए थे, बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में। कबीर हुमायूं को जो है किस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, तो कमेंट करके आप बताएंगे जरूर। बिल्कुल सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्या प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, जो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ था। अगर बात करें कबीर उस समय क्या थे, तो ये क्या थे, साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर ड्यूरिंग नेहरूज प्राइम मिनिस्टर सिप, मतलब नेहरू के प्रधानमंत्रित्व के दौरान जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान के मंत्री, और कैसे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो देखो इस अबाउट द आथर से कम 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर के आ सकते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली राइट आंसर कर सकते हो, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव पर फोकस बहुत करना है, बिकॉज बेटा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का नंबर आता है और वो डेफिनेटली राइट होता है। आपको उसमें केवल टिक करना होता है, टिक करके आंसर लिखना होता है, बस आपको उसमें डिटेल्स नहीं देनी होती है। जो क्वेश्चन पूछा उसी का आपका 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में एक राइट आंसर होगा, उसी को ठोक दो, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये आपका हो गया अबाउट द आथर, ये है आपके सामने हुमायूं कबीर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। हर पैराग्राफ में मैं आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पैराग्राफ है या जो भी है जिस चैप्टर का है, कम से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव बन करके आता है। अब सब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस बन के आता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है वो होता है आंसर लिखने का, बिकॉज उसको आंसर लिखने का कोई आइडिया नहीं है।
बेटा आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं जिस हिसाब के आपको पढ़ा रहा हूं या जितने भी अब तक मेरी लास्ट क्लासेस हुई हैं उनके वीडियोस आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, वो चाहे ग्रामर सेक्शंस का हो चाहे लिटरेचर्स का। मैं आपको एक दिन वो आपके अंदर टैलेंट डेवलप कर दूंगा कि आप खुद से आंसर लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज तक अभी किसी ने ऐसा कंटेंट नहीं दिया होगा जिससे आप आंसर लिखें। उसका रीजन क्या? दैट्स ओनली रीजन यू हैव नॉट लर्न द मीनिंग एंड यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द गिवन सेंटेंस ऑफ द मीनिंग। भाई उसके हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ पाते। दूसरी बात, अगर समझ भी जाते हैं तो उसका आंसर कैसे लिखें। सबसे ज्यादा समस्या बच्चों आपके यही होता है कि हमें सर कहानी तो आती है लेकिन उसका आंसर कैसे लिखें। तो बेटा आप जैसे आपने दादी से या आपने किसी बड़े से आपने कोई कहानी सुनी होगी रात में जब सोते समय, तो वो कहानी आपको याद हो जाती है। तो ऐसे ही हर चैप्टर को हमें कम से कम 1 या 2 बार पढ़ना है। उस चैप्टर का जितना भी सारांश है उसे हमें अच्छे से पढ़ना, मतलब पढ़ने का मतलब उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या चीजें दी गई हैं, किन किन चीजों पर फोकस किया गया है, किन किन चीजों पर बातचीत की गई है, वो आपको पूरा ओवरऑल चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। जब चैप्टर आपको अच्छे से आएगा तो क्वेश्चन जैसे बनाएगा कि ये कौन थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे किया, तो आपके डेफिनेटली दिमाग में आंसर यार ये थे, इन्होंने ऐसे किया, ठीक है, ये ऐसे उन्होंने कर डाला। तो कहने का मतलब जब वो क्वेश्चंस आपके सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप उसका आंसर अपने हिंदी में सोचेंगे या भोजपुरिया में सोचेंगे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करिए। शुरू में क्या करिए कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एक लिखिए उसका अपने शब्द में। जैसे हमने कहा हुमायूं कबीर कौन थे, तो आप लिख सकते हो कि हुमायूं कबीर जो है एक कैबिनेट मंत्री थे नेहरू के समय के, और ये जो है बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना जो स्पीच दिया था उसी स्पीच पर आधारित ये चैप्टर है जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, है ना, भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति यूनिटी मतलब एकता। ये बात कही गई है किस यूनिवर्सिटी में दिए थे? बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में। इन्हें एक बार जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ रहे थे तो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ था, तो उन्हें यहाँ पर उनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। देखो कहानी पता था मेरे, इनके बारे में मुझे पता था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी में आप लिख लीजिए। अब हिंदी में लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप इंग्लिश बनाने का प्रयास करिए। भले ही शुरू में कुछ दिन आपको कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़े, क्योंकि एक दिन में बेटा ये सारी चीजें नहीं होती हैं। जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो धीरे 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 ऐसे दिमाग में फीड होगा कि आप फिर हिंदी लिखना छोड़े देंगे और सीधे इंग्लिश ही लिखना शुरू कर देंगे। तो ये एक दिन में नहीं पॉसिबल है बेटा। तो आपको ऐसा, मैं आपको कॉन्सेप्ट, आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में जितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि वो कमेंट करते हैं कि सर जो है शॉर्ट आंसर तो आंसर हुआ दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग वाले का क्या करें। तो लॉन्ग वाले का मैं आपको जो चीजें बताया पहले उस पर फोकस करना है, इसके बाद फिर फोकस करना है, ठीक। तो चलो भैया, टिल रिसेंटली द आर्यन वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। इट थॉट दैट दे केम इनटू द कंट्री विच ऑफ द अनसिविलाइज्ड एज द observian, but modern research have proved that there were the invaders even before the Aryans poured into this land. They had involved in the civilization higher than that as the Aryan holders who came in their wake. These pre-Aryans had deposited in the still earlier people and built up a new civilization which had astronaut. Modern scholars have the extent and depth. The Aryan invasions repeated the process of the lead of fresh infusion of the old with the new. This continued with the successive inroads of fighting races who came to the conquer but remained to the loss of themselves in the Indian racial cauldron. The Greek invaders were followed by the Sakas and Huns of the hounded other nameless tribes. They all appeared on the scene as the victors, but were soon observed in the rank of the vanquished. अब बेटा देखो, ये आपके मैंने सामने एक चैप्टर को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। आप लोग पूरी कहानी को जबरदस्त तरीके से समझना, ठीक है। तो एक बार बेटा जोरदार तरीके से लाइक कर दो। एक बार जो बच्चा लाइक
लाइक नहीं किया है आप लोग लाइक कर दीजिए। जो नए बच्चा जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया करो और अपने मित्रों को बता दिया करो कि भैया ठीक है एक ही ऐसा चैनल है आपके बिहार में जो बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हर टीचर अपने में हुनरबाज है, हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का है। हिंदी पढ़ाने वाला हिंदी ही पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाने वाला मैथ, इंग्लिश इंग्लिश, एसएसटी साइंस साइंस। ठीक है, तो आपके अपने मित्रों को जरूर बता दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो हमारे नए बच्चे जुड़े बेल आइकन जरूर दबाना बेटा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो अभी आपको वीडियोस के इंफॉर्मेशन दिखेंगे, समझ में आएंगे। ठीक है, और जो भी सारी चीजें हैं जो पीडीएफ हमारे लास्ट क्लासेस के वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे टीचर्स की, आप लोग वहां पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल, खासकर बच्चे जो इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए बेटा, वहां सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलो भैया, टिल रिसेंटली द आर्यंस वर रिगार्डेड एट द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ द लैंड। हाँ, पहले के समय में ठीक है आर्यन जो होती है, आर्यन सभ्यता जो है ना, आर्य सभ्यता, तो उसी से रिलेटेड आर्यन सभ्यता। आर्यन लोग जो है रिगार्डेड एट द अर्लीस्ट इन्वेडर्स, ये क्या थे भैया, ये बड़े ही लड़ाकू थे। ठीक है, इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है, विद्रोही या लड़ाकू थे। ऑफ द लैंड, धरती पर। इट वाज थॉट दैट दे केम इन द कंट्री, ऐसा विचार किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि दे कम द कंट्री विच ऑफ द अनसिविलाइज, ये भारत में तब आए जब क्या था, अशिक्षा थी। अनसिविलाइज का मतलब शिक्षा नहीं थी, सिविलाइज का मतलब सभ्यता। ठीक है, असभ्यता थी। कैसी थी भैया, असभ्यता थी। जब भारत में क्या था भैया, असभ्यता का विकास था, मतलब शिक्षा बिल्कुल जीरो लेवल पर थी, तब ये लोग हमारे देश में आए। एंड बारबेरियन, और बारबेरियन, बट मॉडर्न रिसर्च, लेकिन आधुनिक रिसर्च से ये पता चला, हैड प्रूव्ड, उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि देयर वर इन्वेडर्स इवन बिफोर, कि ये जो इन्वेडर्स लोग थे इसके पहले भी आ चुके थे। द आर्यंस पोर्ड इनटू दिस लैंड, आर्यन तो बाद में भी आए। दे हैड इन्वॉल्व इन द सिविलाइजेशन हायर देन द आर्यन होल्डर्स, उन्होंने का मतलब दे, वे लोगों ने इन्वॉल्व अ सिविलाइजेशन हायर देन, इनके समय की जो सभ्यता थी बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी। जैसे बेटा आप लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, इतिहास में, हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, तो वैदिक सभ्यता में ये बताया जाता है कि उस समय के लोग जो है विधिवत, उनके घर बने हुआ करते थे, रास्ते अच्छे हुआ करते थे, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, लोग पंक्चुअल थे, अपने अकॉर्डिंग सारे व्यवस्थित काम किया करते थे। तो उस समय की बात यहां पर बताई गई है कि वो क्या थे, हायर देन द आर्यन सोल्डर्स, जो आर्यन लोग थे इनसे कहीं ज्यादा सभ्य हुआ करते थे। हु केम इन द देयर वेक, जब वे यहां पर आए। दीज प्री आर्यंस, ये जो प्री आर्यंस थे इन्हें प्री आर्यंस कहा गया भाई, आर्यन के पहले जो आए इन्हें प्री आर्यंस बोला गया। had displaced of the Aryan people and built a new civilization, और ये जब आए ऐसे लोग तो इन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण किया। which have the astonished modern स्कॉलर्स, एस्ट्रोनाइट्स का मतलब अचंभित कर देना। ठीक है, अचंभित कर देना। ठीक है, जिसने यह अचंभित करके दिखा दिया कि मॉडर्न स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, आज के समय का जो आधुनिक विद्वान है बाय द एक्सटेंट ऑफ डेथ, उससे कहीं ये ज्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे। द आर्यन इन्वेशंस रिपीटेड द प्रोसेस ऑफ द लेट ऑफ फ्रेश इन्फ्यूशंस ऑफ द ओल्ड विद द न्यू, ये क्या करते थे, टू फ्रेश इन्फ्यूशंस, ये साफ सुथरे माहौल में, वातावरण में पढ़े पले बढ़े, साफ सुथरे माहौल में रहते थे, एक दूसरे से अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, अच्छी प्रकार से एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, रहन सहन भी इनका बहुत बेहतर हुआ करता था। The continued with the successive inroads of fighting races of who came the conquer but maintained themselves in the Indian racial chondron. करा this continued, ये लगातार ऐसा चलता रहा with the successive inroads, जब ये रास्तों में आए तो धीरे धीरे इनकी सफलता आगे बढ़ती गई। फाइटिंग रेसेस, ठीक है, कई सारे, ठीक है, इन्होंने मुकाम को हासिल किया। हु केम टू कंक्योर एंड रिमेन द लॉज ऑफ देमसेल्फ, और धीरे धीरे फिर इनमें क्या होता रहा भाई, खींचातानी हो गई। ठीक है, जब खींचातानी होगी तो डेफिनेटली छीणता की बात होगी, और जब खींचातानी होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो सभ्यता वहां की ध्वस्त होना शुरू हो जाएगी।
तो वही कह रहा है द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड द सकास एंड हंस। ग्रीक जे के जो इन्वेडर्स थे वे सकास और हंस नामक को फॉलो किए करते थे एंड 100 अदर ऑफ द नेमलेस ट्राइब्स, और लगभग जो है 100 से अधिक जिनका नाम नहीं है ऐसी जनजाति रहा करती थी। ट्राइब्स का मतलब बेटा क्या होता है? जनजाति रहा करती थी। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन ऑफ एज अ विक्टर्स, ये ऐसा दिखते थे जैसा कि एज अ विक्टर्स, ठीक है, वर सून एब्जर्ड एंड रैंक ऑफ द वैनक्यूज्ड, कि जैसे इन्हें कोई देश से बाहर निकाल दिया गया हो, बाहर इन्हें कर दिया गया हो, ऐसा लगते थे। बेटा इसका हिंदी देख लेते हैं। कुछ समय पहले यह माना जाता था कि आर्यंस यहाँ आने वाले सबसे लोग पहले हैं, लेकिन ये आए थे लेकिन पूरा असभ्य थे, परंतु नई खोज से यह पता चला कि इनके पहले, ठीक है, इनके पहले देश असभ्य था, परंतु नई खोज से यह साबित हुआ कि इनसे पहले भी लोग यहाँ आए, इनकी सभ्यता आर्यंस से भी ऊंचे दर्जे की थी। ये भी जब आए तो उस समय के लोगों को हटाया और अपनी सभ्यता स्थापित की, जिसकी गहराइयों ने सभी को अचंभित कर दिया। आर्यंस ने इस प्रकार को जारी रखा और नए पुराने का मेल करते रहे। इसके बाद कई लोग आए और कोई भी इन पर मजबूत नहीं हो सका और भारतीय संस्कृति में शामिल नहीं हो सका। ग्रीक्स के बाद शक और हंस और कई बेनाम प्रजातियां आई, ये सब यहाँ विजेता के रूप में आए पर जल्द ही विलुप्त हो गए। मतलब भारत की सभ्यता से ये तुरंत गायब हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Today, whatever is the Indian India, whether it is an idea, a word, a form of the art and political illustrations and social custom is a blend of। करा आज जो भी है भारतीय है, चाहे वह सोच हो या एक शब्द हो, ठीक है, वेदर इफ इट इज आइडिया आर अ वर्ड, चाहे वह कोई शब्द हो या कोई विचार हो या कोई कला हो या कोई रूप हो या कोई राजनीतिक संगठन हो या एक एंड सोशल कस्टम या सामाजिक प्रथा हो, इज अ ब्लेंड ऑफ मिश्रण, यह सबका क्या है? एक समृद्ध पहलुओं का मिश्रण है। ठीक है, ये सब क्या है? कई सारे पहलुओं का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मिश्रण है हमारी भारतीय संस्कृति। अगला है इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशंस फ्रॉम मैनी सोर्सेस एंड द कॉन्क्रीट क्वालिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ द टाइप्स we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture and throughout the ages. In fact, this is the underlying unity which is the one of the most remarkable features of Indian culture, with volume and duration on civilization, with the possible exceptions of the Chinese can bear the comparison with the civilization of Indian. They are the area of the land, are number of the people, the variety of the races and the length of the India's history is the hardly repeated. In spite of इसके बावजूद भी these derivations, ठीक है, derivations from many sources, कई सारे सोर्स लगाए गए, द कॉन्सिक्यूट ऑफ वैरायटी फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ वी फाइंड रिमार्केबल, कई सारी इनकी वैरायटी थी। ठीक है, फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ वी फाइंड रिमार्केबल, और कई सारी चीज़ों को हम चिन्हित भी किए। यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन फॉर्मिंग इन इंडियन कल्चर, जो केवल और केवल यह चिन्हित करके बता रहा था कि यहाँ पर जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति है। कैसी संस्कृति? भारतीय संस्कृति है। तो बेटा एक बार थम्स अप कर दो, लाइक कर दो और सेशन को शेयर करते रहो जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। थ्रू आउट द एजेस, जितने भी आप तक की जो हमारी आयु गुजर चुकी है, जितना एज मतलब साल गुजर चुके हैं, उनमें से इन फैक्ट दिस इज द अंडरलाइन यूनिटी, यहाँ ये बात सत्य है कि अंडरलाइन यूनिटी जो एकता है वो अंडरलाइन हो चुकी है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर, सबसे जो है चिन्हित फीचर है इंडियन कल्चर, वो किसका है भैया? भारतीय संस्कृति का है। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन, इसका जो आयतन और अवधि है, नो सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता की बात नहीं है, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज, या केवल और केवल कुछ चाइनीज सभ्यताओं का अपवाद है। कैन बियर कंपैरिजन विद, केवल इसे उन्होंने धारण किया है विद द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय सभ्यता को वो आज भी चाइना में भारतीय सभ्यता को लोहा मानते हैं लोग। ठीक है, क्या मानते हैं? लोहा मानते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश है भैया, देश बड़ा है, तो आज भी भारतीय संस्कृति का लोहा मानता है चाइना। द एरिया, अब देखिए चाइना में क्या है भैया, ज्यादातर वहां पर क्या बौद्धिस्ट हैं, तो बौद्धिस्ट कहाँ से गए भैया? इंडिया ने ही जो दिया। बौद्ध कहाँ थे? पहले इंडिया में ही था, जब ये गए यहाँ से तब जा करके वहाँ बौद्ध बने, या करके तो भारत की ही देन है संस्कृति को विकास करना, फैलाना।
है ना। तो द एरिया ऑफ लैंड, उनका जो क्षेत्र है जमीन का, द नंबर ऑफ द पीपल हैव द वैरायटी ऑफ द रेसेस, कई प्रकार के उनकी भिन्नताएं हैं। रेसेस, द लेंथ ऑफ द इंडियाज स्टोरीज, भारतीय इतिहास को या उनकी कहानियों को बहुत लंबे तरीके से वो समझते हैं। हार्डी रिपीटेड द एल्सवेयर, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इसका गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। The variety of Indian culture is equally amazing. Then, in spite of the thousand vicissitudes in the survived of the modern day, this have been possible only of the account of sense in Indianness, which imposed unity of all diversity and wove into one fabric of nation the life of many standard of different textures, color and quality which have entered here। कह रहा है इन सब भिन्नताओं के बावजूद हमेशा एक से ही भारतीय संस्कृति की अपनी एक पहचान रही। वास्तव में यह अंतर निहित करता है कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख गुणों में एक है मात्र अवधि और उसकी सभ्यता। ये है भारत की एक सभ्यता के साथ तुलना नहीं वहन कर सकता भूमि का क्षेत्र, मुश्किल से कहीं दोहराए गए भारतीय संस्कृति की महत्ता समान रूप से आश्चर्यजनक है। ठीक है बेटा, चले बढ़ते हैं। एन एंशिएंट वर्ड एंड वर्ड फ्लावर्स ऑफ realizations of many lands of the accession India in China they had the dead of gone. It is only India one of the extent China have the world's old civilization culture and grown and changed in the growth and chanted expense of the underlying unity. This has been possible only throughout the capacity of resist and inhabited in society। ठीक है, कहने का मतलब पुराना जो दुनिया है कई सभ्यताओं से है और भारत चीन को छोड़कर सब खत्म हो गया। इन दो देशों की सभ्यताओं में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि चाइना जैसे एक देश इतना बड़ा वो भारतीय संस्कृति को आज भी मजबूत मानता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो आज भी अपने यथा स्थान पर बनाई हुई है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज आज भी फेमस है पूरे देश में। ओके, बहुत ही जबरदस्त। इसका हिंदी बेटे समझ लेना। इसके बाद है वन ग्राउंड ऑफ द दिस एडजस्टमेंट फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन दैट हैज कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री एंड थ्रू आउट द एजेस लाई एंड लेट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इज द स्पेयर लाइफ। Sometimes this has been the carried and the ordinary is not the contradictory attitude has been allowed of the survive simultaneously. Toleration had the sufferance of civilized even different of the values lies. However, it is the word of defect virtue such as the toleration be perhaps preferable of the fantastic devotions. This is the least of Daniel and persecutions of others values but is the dot noun। तो एक ही समाज योजना का आधार बर्दाश्त करने की भावना में दिखता है। हमेशा से हम मानते आए हैं कि जियो और जीने दो, हमारा नारा है जिए और जीने दो, दूसरों की भी महर रहने का आभार हो। ठीक है, कभी कभी यह इतना गहरा है कि अलग अलग लोग साथ साथ रह सकते हैं, इसकी वजह से लोगों को झेलना पड़ता है। दीवाने इतने गहरा मानते हैं कि वो कहीं इसे महत्व देते हैं पर सिर्फ अपनी सभ्यता को। सबसे बड़ी बात किसको भैया? सिविलाइजेशन की बात है। सभ्यता को भारतीय इतिहास के पूरे काल में हम एकता देखने के मिलता है जो अलग अलग बारे में लोग बताते हैं, लेकिन यह एक हमेशा से बना हुआ है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति, अनूठी संस्कृति है जो किसी भी देश में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, थ्रू आउट द चेंजेस, कितना भी हो बदलाव हो जाए, इतिहास बदल जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति कभी भी बदल नहीं सकती है। इज द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन ऑफ द इनफॉर्म ऑफ डिवर्स ऑफ एक्सेप्शंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिटी नेवर ऑफ डेथ इनफॉर्म्ड लिविंग इन द यूनिटी इज नेवर इज। सभ्यता तब सही है, महत्वपूर्ण हो सकती है जब इसे एकता और विश्व भर में मान्यता हो। संस्कृत की व्याख्या करना बहुत कठिन है क्योंकि यह कोई एक चीज इसका उजागर नहीं कर सकता है। मतलब संस्कृत क्या है? एक ऐसी भाषा है कि जिसका कोई एक से अलग अर्थ नहीं कर सकता है। Unity and university must be the belong of the culture that is the true and virtual culture is the concept we the cannot simply unity defined. There is no single character or mark of these of the regarded as the essential distinctive features of the culture. It is always complex of many standard and varying importance and validity. If it attend differences between the culture and civilization of life which have the make of society is possible culture on the other hand
It is the resultant of the such organization accession itself through the language and the art, throughout the philosophy and the religion, throughout the social habits and customs, and through the political institutions and economics organizations, not one them in the spiritual culture but the collectivity of the continuity of the expression of life, which we describe as the culture. Culture is the experiences of the civilization. कहने का मतलब बेटा यहाँ पर ये बताया है कि संस्कृति ही हमारी एक ऐसी है जो पूरे देश में आज भी पूजी जाती है, और सबसे बड़ी बात है हमारे देश का नारा जियो और जीने दो। ठीक है, इसमें यही बनाया है, यूनिटी, एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ पावर। ओके, बिल्कुल इसका हिंदी बेटा देख लीजिए, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी विच आर द क्रिएट्स ऑफ कंडीशंस culture, and there can be their field of the culture without civilization, but maybe the civilization which have not yet developed of the their culture, perhaps the more of options case, and there is the not civilized people among whom only the small section has achieved of the virtue we have the therefore, and they still have the races and nations are civilized। कितने भी देश हो, जितने भी सभ्यता से भरे हुए हो, लेकिन अपने देश जैसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। बट एक्सेप्टेड बट इंडिया वी हैव नॉट एट द एनी नेशंस ऑफ रेसेस दैट कुड ऑफ द ग्रेटेड कल्चर्स ऑफ द सेक्शन एंड क्लासेस फॉर देयर अर्थ एंड द एक्सेप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो बेटा ये इसका हिंदी अर्थ है, आप लोग इसको जबरदस्त तरीके से देख लीजिए। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है। इस चैप्टर से बेटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आप इस चैप्टर को कम से कम 1-2 बार जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब ये चैप्टर एक आपको मैंने समरी के रूप में पढ़ा दिया जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आप लोग बेटा इसको जरूर देख लेना। ये आपके सामने लास्ट पैराग्राफ है, इसका आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, बिल्कुल आपके साथ पीडीएफ जरूर मिलेगा बेटा। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं एक शानदार और जानदार क्लास के साथ। इसी तरह आप लोग बने रहा करिए क्लास में। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।